राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी तैयारी मैं खुद करवा रही हूँ और आपकी तैयारी को बेहतर करवाने के लिए मैं जो मेरा खुद का एमपीसीएट 2024 का जो मैंने पेपर दिया था वो मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। उसके 2 पार्ट में मैंने आपको 60 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। आज पार्ट 3 है और आज हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बचे 40 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगी। ये सिर्फ मैं आपको प्रश्न ही नहीं करवा रही हूँ, आपने देखा होगा कि पूरे क्वेश्चन का डिटेल में मैं आपको करा रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, मैंने क्या गलतियां करी, आपको कौन सा प्रश्न, कठिन प्रश्न भी आप कितनी आसानी से कर सकते हो अगर आपने सही सटीक रणनीति से अगर आपने क्वेश्चन किए तो अब हम पेपर करना शुरू करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पेपर की क्लासें, पुरानी क्लासें नहीं ली हो, जिन्होंने हमारे 60 प्रश्न सोल्व नहीं करे हो, वो जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने चैनल पर डाल रखा है, वहां जाकर आप देखिए, आप खुद देखिए, मैं पूरा डिटेल से आपको प्रश्न सोल्व करवा रही हूँ। 110 यानी कि हमारे 60 प्रश्न हो गए थे। आज 111वां प्रश्न हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि 61वां प्रश्न हम कर रहे हैं। 40 प्रश्न और करेंगे, यानी कि 100 प्रश्न तक हम आज प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएगी और आज की क्लास में अपना पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर 2022 का पेपर आपको करवाऊंगी। ये पेपर करने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, हमें क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप पुराने पेपर सोल्व करते हो तो 2 से 3 प्रश्न तो हूबहू आपके मिल जाएंगे। तो अगर आप ये दोनों पेपर सोल्व करके जाते हो तो 4 प्रश्न आपको इन पेपर से मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी, वो देखे, वो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से 60 प्रश्न पढ़ाए हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं 111वें प्रश्न से पढ़ना। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताइए? तो आपने पढ़ा होगा, यह हमारी यूनिट 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र से पूछा है। तो मम्मट ने काव्य के कितने 6 प्रयोजन बताए थे ना, वैदर्भी, पांचाली, गोंडी, इनके अलावा अलग प्रयोजन भी उन्होंने बताए थे। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के भरत परिवर्ती आचार्य में किसका नाम कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आता है? तो जो रस सिद्धांत के हमारे आचार्य दिए गए हैं उसमें सबसे पहले किस आचार्य का नाम कालक्रम से आता है? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी आपके लगे हुए लेखक आचार्य, उनका आप क्रम से याद करिए, परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो भट्टलोलक सर्वप्रथम कालक्रम से आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत, ये यूनिट 3 चल रही है हमारी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न शुरू हो गए हैं। भारतीय रस सिद्धांत की तुलना में डॉक्टर रिचर्ड्स का भाव प्रेरणत सिद्धांत अधिक स्पष्ट, व्यवहारिक एवं मनोविज्ञानास्पद है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है, चीर जीवो जोरी जुए क्यों न सनेहे गंभीर, वो घटिके वृक्ष भानुजा, वो हलधर के वीर। है ना, ये पंक्तियां आपने पहले कई बार पढ़ी होगी स्कूलों में, है ना, टेक्स्ट में। तो पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिताएं, लक्षणाएं, व्यंजनाएं या प्रयोजनवर्ती शब्द शक्ति है? तो कौन सी शब्द शक्ति इसमें अभिता शब्द शक्ति इन पंक्तियों में कही गई है। अगला है, दुल्हीन गाऊं मंगलाचार, हम भरत हम घर आए राजा राम भरतार। उपयुक्त पंक्तियां में दुल्हीन और भरतार शब्द किसके प्रतीक करते हैं? तब आपको पता होगा कि ये जो पंक्तियां हैं यह किसके बारे में है और किसको कहती है। तो इसमें दुल्हीन आत्मा का और भरतार परमात्मा का प्रतीक, इसमें भगवान राम की स्तुति के लिए पंक्तियां कही गई है। तो इसमें जो दुल्हीन है वह आत्मा का और जो भरत है वह परमात्मा का प्रतीक कहा गया है। इनमें इतना समझाने जैसा नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न करवा जा समझाने जैसा होगा वहां डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको परिभाषा आती है, कथन याद है तो आप कर दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए।
काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यवहार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मैंने कहा था ना कि इस पेपर में शुक्ल के 3 कथन पूछे गए हैं ना, 2 कथन अपने कर लिए हैं 2 वीडियो में, ये तीसरा कथन था। इसलिए मैंने कहा कि अगर कथन पूछे जाए और आपको पता नहीं कि कथन किसका है तो आपको शुक्ल लगा के आना है। मुझे पता ही नहीं था, एक कथन तो मुझे पता था शुक्ल का कि वो जैसे भक्ति काल का मुझे पता था कि शुक्ल ने कहा है, पर मुझे ये 2 कथन नहीं पता थे कि शुक्ल ने कहे, तो मैं शुक्ल लगा के आ गई थी और भगवान की कृपा रही मुझ पर कि मेरे दोनों तुक्के सही निकले। तो काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए हमेशा नहीं चलता है, अगर आपको याद है तो आप लगा दीजिए, पर बाई चांस अगर आपको याद ही नहीं है और आपको लगा के तो आना है, माइनस मार्किंग तो ये नहीं, हम क्यों छोड़े, तो आप शुक्ल लगा के आ जाइए। तो अब तो आपको ये कथन याद करने, क्योंकि कथन नेट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आने वाली आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद करने हैं कि काव्य की पूर्ण अनुपत्ति में कल्पना का व्यवहार किस कवि ने कहा है? तो यह शुक्ल का कथन है। सॉरी, अगला कथन है निम्नलिखित में से कौन रूपवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन रूपवाद से संबंधित नहीं है? रेमंड विलियम्स, तानिनोव, विस्टन स्केलोवस्की, बोरिस तोयस्केवस्की। तो कौन नहीं है इसमें? मुझे याद नहीं था, मैंने इसका तानिनोवा लगा था। इसका सही ऑप्शन है रेमंड विलियम्स, है ना, ये मुझे भी याद नहीं है। तो रूपवाद से संबंधित कौन है? रेमंड विलियम्स संबंधित। वैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र तो समझ में आता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र विद्यार्थियों को थोड़ा कम समझ में आता है। यह यूनिट थोड़ी ऐसी है, इसमें सिर्फ रटना ही पड़ता है हमें। प्लेटो के काव्य में कौन से भेद स्वीकार किए गए हैं? तो कौन कौन से भेद प्लेटो ने स्वीकार किए हैं? अनुकरण, प्रसन्न, नाटक और दुखांत, वर्णात्मक, दिथिरेम्ब, मिश्र, महाकाव्य। तो अब आपको कुछ भी नहीं याद है तो अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है तो हमारा सरकारी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यही इसका ऑप्शन आएगा। मैं भी यही लगा के आई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, है ना। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे पेपर सोल्व किया और कैसे आपको क्या क्या प्लस पॉइंट रख सकते हो, क्या मैंने गलती करी, क्या मैंने उपाय अपनाए, क्या मैंने लॉजिक लगाए। इसलिए मैं पेपर करवाई ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसे पेपर लगाया, है ना। अगला है मेरी विद्यापीठ में 2 भाग हैं, एक है शरीर और दूसरा है मस्तिष्क, अन्य सभी छात्र शरीर है और अरस्तु मस्तिष्क है। यह कथन किस पाश्चात्य काव्यशास्त्र का बहुत प्रसिद्ध कथन नहीं है और शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो महाशय ने कहा है। ये तो मुझे याद था तो मैं लगा के आ गई। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि मेरी विद्यापीठ के 2 भाग है, एक शरीर है दूसरा मस्तिष्क है, एक अन्य सभी छात्र शरीर है तो दूसरा अरस्तु मस्तिष्क है। तो ये प्लेटो के कथन है। निर्व्यक्तिवाद के संदर्भ में टी.एस. इलियट किसके विचारों से प्रभावित थे? तो टी.एस. इलियट किसके विचारों से प्रभावित थे? ये आपने पढ़ा होगा, एजरा पाउंड से प्रभावित थे। भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था तो टी.एस. इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे। अब हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र खत्म हो गया, अब हमारी यूनिट 4 शुरू होती है। अब हम यूनिट 4 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके सेट के लिए जो सिलेबस की वीडियो डाली थी और जो मैंने आपके नंबरों का कम डिवाइड करा था, बिल्कुल सोच समझ के विश्लेषण करके बताया था कि हर यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते, तो आप खुद देख लीजिए हर यूनिट से 10 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। अब हमारी यूनिट 4 है, ये इकाई। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लल्लूलाल जी कृत प्रेम सागर किस रूप में लिखित है? तो जो लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर, ये उन्होंने किस रूप में लिखी है? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली पद्य में, खड़ी बोली गद्य में, क्या अवधि मिश्रित पद्य में? तो ये इन्होंने किस भाषा में लिखी है? खड़ी बोली पद्य में लिखी है। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1805 से 1810 में। लल्लूलाल जी हमारे फोर्ट विलियम जो कॉलेज बना था वहां के टीचर थे लल्लूलाल, सदल मिश्र, ये सब तो है ना। लल्लूलाल का रचना क्या है? प्रेम सागर। स्टार लगा लीजिए, कितनी बार पूछी गई है ये।
खड़ी बोली मिश्रित गद्य काव्य। पूछा जा सकता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। अब पूछा जा सकता है प्रकाशन वर्ष, तो 1815 से 1810 इसके प्रकाशन वर्ष है। अगला है हमारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, किसकी पुस्तक है, तो मैं आपको जो यूनिट 2 करवा रही हूं, इकाई 2, ये वहां मैंने आपको जो पढ़ाए थे, जो आपने मेरी क्लासें देखी होगी अभी, वहां पर मैंने पढ़ाया था कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी रचना है, सुमन राज्य की। देखिए यही प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया है। तो जो मैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ, आप देखिए वो आपके लिए एक रामबाण औषधि होगी या संजीवनी बूटी समझ लिया आप, संजीवनी बूटी समझ लीजिए आप, आपकी परीक्षा में लिए अगर आपको सफल होना है तो, है ना। क्योंकि मुझे पता है प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, और यही प्रश्न मैंने वहां पढ़ाया था, और यही प्रश्न मेरी एमपी सेट 2024 में पूछा गया है ना। तो आप खुद देख लीजिए प्रश्न का, यही प्रश्न घुमा फिरा के हमसे पूछे जाते हैं, और मैंने वहां समझाया भी था आपको। आप देख लीजिए मेरी वीडियो जाकर पढ़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी सारी वीडियो जो मैं हिंदी साहित्य के लिए लेकर आ रही हूँ, आप देखिए मैं आपको 60% कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ा दूंगी फ्री में। सिर्फ आपको 40% के लिए मेहनत करनी है, और इन 60% में से 60 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगी, इतना पढ़ा दूंगी कि 60 प्रश्न आपके बन जाएंगे। बच्चा 40%, इसमें से आपको तैयारी करनी 20 नंबर की। अगर आप 20% की तैयारी खुद से करते हो तो आप 80 प्रश्न सही कर लोगे पेपर 2 में, और पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ जहां आपको 35 प्रश्न में करवाने की गारंटी ले रही हूँ। तो आप खुद देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी दोनों पेपर को मिलाकर, है ना। किसने लिखा है, सुमन राजे ने। मैंने समझाया था आपको कि सुमन राजे जी ने ये लिखी है। जब हमारे इतिहास ग्रंथ लिखे जाए, जैसे शुक्ल ने लिखा है आधुनिक साहित्य का इतिहास, आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने, इस प्रकार कई ग्रंथ लिखे गए थे, वहां पर महिला लेखिकाओं को कहीं दबा दिया गया। तो सुमन राजे जी ने महिला लेखिकाओं को प्रकाश में लाने के लिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, जहां पर उन्होंने सभी महिला लेखिकाओं का, आधुनिक महिला लेखिकाओं का वर्णन किया है। तो किसकी रचना है, सुमन राजे जी की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के किन गद्यकारों को अंग्रेजी साहित्य में एडिसन और स्टील के समान माना है। ये का यही प्रश्न नेट में 2023 में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे एडिसन या स्टील कहा है। तब आपको याद रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा गया है, एडिसन, तथा बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा गया है ना। तो एडिसन किसे कहा है, प्रताप नारायण मिश्र को, और भट्ट को कहा गया, क्या गया है, स्टील कहा गया है। आपको याद रखना है, आपके नेट में फिर से पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। अगला है यूनिट 2 के भी प्रश्न है इसमें, और यूनिट 4 के भी मिक्स प्रश्न है। हिंदी नई चाल में डली, इसका उल्लेख कालक्रम नाम से किस पुस्तक में कब किया गया है। तो जब मैं आपको वो थ्योरी पढ़ा रही हूँ सीरीज, वहां पे भी मैं डिटेल से प्रश्न करवाऊंगी, क्योंकि वहां पे भी ये प्रश्न आएगा। तो हिंदी नई चाल में डली, यह पुस्तक का कालक्रम का प्रकाशन कब किया गया था, 1873 में। किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो हिंदी नई चाल में डली, इसका उल्लेख कालक्रम नाम से पुस्तक कब किया था, प्रस्तुत कब किया गया था, 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। तो नेट वाले विद्यार्थी भी ध्यान से देखिए, ऐसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। तो कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो फ्रायड, कोडवेल, युंग या एडलर। तो कोडवेल मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। ये मैंने आपको करवा दिया है, कौन है इसके, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो मैंने आपको प्रश्नों की सीरीज करवा रही हूँ, वहां पे प्रश्न आया था। और देखिए 2 प्रश्न मैंने यूनिट 2 पढ़ा दिए ना, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ।
यूनिट 1 मैंने पढ़ाए थे, तो यूनिट 1 के प्रश्न मैंने आपको बताए। पिछली क्लास में यूनिट 1 के 10 प्रश्न पूछे गए थे और 5 प्रश्न से 6 प्रश्न मैंने जो क्लास में पढ़ाए वो आपके पेपर में आए हैं। यूनिट 2 में पढ़ा रही हूँ, सीरीज चल रही है, वहां से आप देखिए 2 से 3 प्रश्न तो अभी हमने देख लिए। अभी तो सीरीज चल ही रही है, उसमें अभी आपका साहित्य इतिहास ग्रंथ चल रहा है, फिर आदिकाल चलेगा, भक्तिकाल चलेगा, रीतिकाल चलेगा, तो प्रश्न कहाँ से जाएंगे? 200 प्रश्न आपको सीरीज से मिल जाएंगे। तो सीरीज को हल्के में मत लीजिए, फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो सम्मान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। इसलिए मैं पेपर करवाई तो आपको यकीन हो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ही आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। जब मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगी, कौन करवाएगा? मैं ही करवाऊंगी। पेपर मेरे पास आएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, तो जब मैं आंसर की करवाऊंगी तो हर एक पेपर के साथ में स्क्रीनशॉट भी डालूंगी ताकि आपको यकीन हो कि मैंने पढ़ा है तो आपने नहीं पढ़ा और ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ये दलित कहानीकारक है, इन्होंने लिखा था दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भारत माता धरती माता किस विचारक के सांस्कृतिक लेख का संग्रह है? तो किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। भारत माता धरती माता किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। अब ये निम्नलिखित में से किसका संबंध मुकनायक पत्रिका से? तो सभी को याद होगा मुकनायक पत्रिका किनके? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुकनायक पत्रिका का संपादन किया था। तो किसकी है ये? बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्रिका है मुकनायक। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध अस्तित्ववाद से? तो अस्तित्ववाद का संबंध किससे? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो किसका संबंध है अस्तित्ववाद से? किरकेगार्ड का संबंध किससे है? अस्तित्ववाद से संबंध है किरकेगार्ड का। अगला है किस लेखक ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के पद्य नाम से कवियों की उर्मिला विशेषांग उदासीनता नामक लेख लिखा? तो बहुत प्रसिद्ध लेख था यह, माय प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। यह किसने लिखा था? माय प्रसाद द्विवेदी जी ने यह लेख लिखा था। 130 क्वेश्चन हो गए हैं, बस हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो हमने सफलता से पेपर 2024 का सोल्व कर दिया। अब सारी हमारी टेक्स्ट रचनाएं आ गई। मुझे सबसे ज्यादा टेक्स्ट रचनाएं पढ़ना ही अच्छा लगता है और मैं वो आपको डिटेल से समझा भी सकती हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न अब ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी सारे ऑप्शन, क्योंकि जो जहां बताने जैसा था वो प्रश्न मैंने आपको खुल के डिटेल से विश्लेषण किया है। अब जो बताने जैसा नहीं था वो मैं आपको क्या ही बताऊं। अब ये अगला प्रश्न 131वां निम्नलिखित में से कामायनी के क्रमागत सर्गों का अनुक्रम बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। कामायनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है कामायनी? सबको पता होगा, प्रसिद्ध महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। क्या है यह? महाकाव्य है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में प्रकाशित हुआ था। अब आपको ये याद होना चाहिए कामायनी में कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। आपको 15 ही सर्ग क्रम से याद होना चाहिए। मेरा यूजीसी नेट का पेपर था जून वाला, देखिए अब मेरे इसमें भी यही प्रश्न पूछा गया और मेरे जून वाले पेपर में भी सर्ग से प्रश्न पूछा गया था। तो आप देखिए मुझे मेरा एक ही प्रश्न यहाँ पे भी मिला, मुझे एक ही प्रश्न, और ये प्रश्न वहां पे भी मिला, है ना। तो आप देखिए, और ये तो फिक्स है कि हर शिफ्ट में हर बार कामायनी से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कितने सर्गे? 15 सर्गे। कौन कौन से सर्गे? चिंता, मैं क्रम से लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो आप नोट कर ली। चिंता है, आशा, श्रद्धा, फिर है काम, वासना, काम वासना, लज्जा है, फिर है आपका कर्म, फिर है ईर्ष्या, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, कर्म, ईर्ष्या, फिर है ईड़ा, उसके बाद है ईड़ा के बाद है स्वप्न, स्वप्न के बाद है आपका संघर्ष, संघर्ष के बाद है आपका निर्वेद, निर्वेद के बाद है दर्शन, दर्शन के बाद है आपका रहस्य, और रहस्य के बाद है आपका आनंद। तो हमारे 15 ही सर्गे,
और आपको इन 15 ही सर्गों को क्रम से याद करने हैं। इन्हें आपसे पूछा जाएगा कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंदी कई बार पूछा जाता है कामायनी का 5वां सर्ग कौन सा है, कामायनी का 6ठा सर्ग कौन सा है, कामायनी का 11वां सर्ग कौन सा है। तो अगर आप इन 15 ही सर्गों को क्रम से याद कर लोगे तो आपका एक नंबर फिक्स है, कहीं नहीं गया। तो अब आप देखिए कि क्रम से कौन सा है, काम कर्म काम वासना लज्जा, ये नहीं है, काम वासना लज्जा कर्म, काम वासना लज्जा कर्म है। तो देख लीजिए काम वासना लज्जा कर्म हमारा सर्ग है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप 5 सर्ग याद कर लीजिए। मैं बता भी रही हूँ डिटेल से। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, महाकाव्य है और 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, ये यूनिट 5 से पूछे गए हैं सारे प्रश्न है ना। कविता वाली यूनिट हमारी शुरू हो गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का गीत इनमें से किस काव्य संग्रह में संकलित। तो आपको याद होना चाहिए कि मैं नीर की भरी दुख की बदली किसकी कविता है, तो महादेव वर्मा की है। ये किस में संकलित है आपको पता ही होगा, सांध्य गीत में यह कविता संकलित है ना, सांध्य गीत काव्य संग्रह में संकलित है। अगला है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र कृत निम्नलिखित पंक्तियों को कविता में लिखे हुए पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तब आप जो कविताएं आपकी लगी हुई है उन सभी कविताओं को आपको क्रम से याद होना चाहिए। देखो मैं सही बता रही, मुझे इन पंक्तियों का क्रम नहीं याद था, मैंने सिर्फ तुक्का लगाया था और मेरा तुक्का सही लगा। बस मैंने थोड़ा सोचा समझा कि हाँ ये इसके बाद ये पंक्ति आ सकती है, इसके बाद ये सब पंक्ति आ सकती है मेरे। अब मैंने इतना साहित्य पढ़ा तो मैं थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही सकती हूँ, तो मैंने करा है। तो इसका प्रश्न का ऑप्शन क्या था, दूसरा सही था। तो पहले क्या आएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत मानस में भूख जगाता है। उसके बाद आएगा, यह गीत सोच समझ के जीने का गीत है ना। तो यह पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की कविता से ली गई है, बादल राग से। कहां से ली गई है, शायद बादल राग से, या इसी कविता से यह ली गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृति की रचना मुसद्दे आली की प्रतिक्रिया से है। तो यह कहां से ली गई है, आपको हर कविता और हर कहानी और उपन्यास नाटक की अगर भूमिका दी गई हो तो भूमिका से पूछना है। हर भूमिका से, ज्यादातर भूमिकाओं से प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न भी भूमिका से प्रश्न पूछा गया है। तो किस रचना का है यह, भारत भारती रचना की भूमिका से पूछा गया था। और यह मुसद्दे आली कृति की रचना, मुसद्दे आली की रचना से प्रेरणा लेकर भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी है ना। कब लिखी थी यह, 1912-13 में लिखी थी। अब शासन की बंदूक आपकी लगी हुई है रचना कविता। तो शासन की बंदूक किसकी रचना है, यह नागार्जुन की रचना है। किसकी है, नागार्जुन की रचना है। उसके बाद प्रिय प्रवास किसका है, हरिहोत जी का है। किसका है, हरिहोत की रचना है और यह महाकाव्य है। अयोध्या से उपाध्याय, हरिहोत की रचना है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। जागो फिर एक बार बंधु, ये किसकी रचना है, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह रचना है। तो मैंने आपको सारी रचनाएं बता दी और अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं रचनाओं से घुमा फिरा के पूछा जाएगा है ना। अब हमारा 35वां प्रश्न है, उर्वशी काव्य कृति के तृतीय अंक के प्रारंभ में इनमें से किस पर्वत का उल्लेख हुआ है। तो जो उर्वशी काव्य कृति आपकी लगी हुई है इसके तृतीय अंक में किस पर्वत का उल्लेख किया गया है। तो आपको पता है उर्वशी में गंधमादन पर्वत का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है, गंधमादन पर्वत का उल्लेख किया गया है। ये आपको तभी याद होगा जब आप रचनाओं को डिटेल में ध्यान से पढ़ोगे, तब आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। तो उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ये महाकाव्य है और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब अगला है, अज्ञेय की कृतियां पूछी गई हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। जैसे प्रेमचंद्र की पूछी गई थी वैसे अज्ञेय की। तो आपके जो लेखक लगे हुए हैं आपको लेखक की रचनाएं भी याद करनी होगी, उनको क्रम से भी याद करना होगा। और लेखक की जो प्रसिद्ध रचना है वो तो आपको याद ही करनी होगी क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि किस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है।
अब आप देखिए, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष को रोंदते हुए बावरा हेरी और आंगन के पास द्वार। अब आप बताइए कि हरी घास पे क्षण भर का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये सॉरी, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट। हरी घास में क्षण भर का प्रकाशन वर्ष है 1949। इंद्रधनुष रोंदते हुए का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957। बावरा हेरी का प्रकाशन वर्ष है 1954 और आंगन के पास द्वार का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1961, है ना। तो अब ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों तो सही पर ये दोनों आगे पीछे है, तो ये गलत हो गया। फिर अगला है इंद्रधनुष रोंदते हुए, ये आ ही नहीं सकता है क्योंकि 57 में हुआ था, ये भी नहीं आएगा। हरी घास पे क्षण भर दिया है, फिर यह बावरा हेरी दिया, ये भी सही है, पर यहाँ आंगन के पास द्वार दे दिया, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये, क्योंकि हरी घास में क्षण भर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949। बावरा हेरी का प्रकाशन वर्ष है 1954। इंद्रधनुष रोंदते हुए का है 1957 और आंगन के पास द्वार क्या है? ये 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी अज्ञेय की रचनाएं है ना। तो आपको ऐसे रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्रम से आपके पूछे जाएंगे। आप खुद देखिए, क्या इस सेट का पेपर लग रहा है आपको? बिल्कुल सेट का पेपर नेट के पेपर की तरह ही पूछा गया है। 2022 का पेपर तो बहुत इजी आया था, मैं करवाऊंगी। आप खुद देखना कि 2024 और 2022 के पेपर में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न पूछे गए थे। पर अब 2025 से तो अब तो और कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको तैयारी वैसी ही करनी है, क्योंकि अब आप 2022 की आप 2024 का प्रश्न पेपर का प्रश्न पत्र आप देने जाओगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, जिन घर कंता ते सुखी तीन गारे तीन गर्त, कंत पियारा बहिरे हम सुख भोग भूला सर्व। यह दोहा जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के किस मास का वर्णन किया गया है? तो नागमती वियोग खंड में 12 ही मासों का वर्णन किया गया है, तो यह नागमती वियोग खंड के आषाढ़ मास का वर्णन इसमें किया गया। किसका किया गया है? जो पद्मावत की रचना है नागमती वियोग खंड, उसमें आषाढ़ मास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तब आपको इसे पढ़ना होगा। अगला है हमारा, रेवा तट चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय या सर्ग है? तो आपको याद होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। अब यहाँ पर पूछा है रेवा तट कौन सा समय या सर्ग है, तो आपको पहले ये याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। मेरे ये नेट की एग्जाम में मेरे खुद के पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल कथन दिए गए थे कि पृथ्वीराज रासो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसमें एक सर्ग से पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है। आपको याद होना, समय या इन्हें सर्ग भी कहा जाता है। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है ना। और इसमें रेवा तट है, तो रेवा तटवा कौन सा सर्ग है? 27वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है? ये 27वां सर्ग है ना। तो आपको 69 सर्ग याद होने चाहिए कि कौन से सर्ग में किसका उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, दिवस का अवसाद समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती कमली कुल बल्लभ की प्रभा। तो यह पंक्तियां, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन काव्य पंक्तियों में द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित छंद है। अगला है हमारा, नीर सहेली को लाए कलंक निराश हवे, कायर त्याग प्राणी। इस काव्य पंक्तियों की रचयिता है। तो इन पंक्तियों की रचना किसने की है? इन पंक्तियों की रचना किसने की है? घनानंद ने इन पंक्तियों की रचना की है। अब हमारी कविता वाली यूनिट खत्म हो गई है, सिर्फ हमारे 10 प्रश्न बचे हैं और हमारी उपन्यास वाली यूनिट शुरू होती है। जो यूनिट हमारी 6 है, उपन्यास मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिए हैं। डिटेल से यानी कि सारे उपन्यासों के पात्र बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो पढ़ाया है वहां से प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं ना, क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा कि नाटक वाली यूनिट का तो मैंने बता दिया। अब उपन्यास की जो छठी यूनिट थी जो मैंने आपको पढ़ा दी है, मैं बताऊंगी पात्र से, प्रकाशन वर्ष से, जो जो चीजें मैंने बताई थी, पढ़ाई थी, वहीं से आपके प्रश्न पूछे गए थे।
पिछली परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो जो मैं क्लासेस डाल रही हूँ हिंदी साहित्य की विद्यार्थी अगर सीरियस हो तो मेरी सारी क्लासेस देखिए 60% में आपका सिलेबस यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं जो पढ़ाऊँ जैसे पढ़ाऊँ आपको पढ़ना होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इसी तरह पढ़ाऊंगी जो मुझे सही लगेगा, है ना। तो 41वां प्रश्न हमारा 10 प्रश्न है। 10वां प्रश्न यूनिट 6 उपन्यास से पूछे गए है ना। तो अब हम पढ़ते उपन्यास वाले यूनिट के 10वां प्रश्न है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कथानक के केंद्र में किस शहर का वर्णन किया गया है। क्या मैंने जब देवरानी जेठानी आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि ये प्रश्न मेरे पूछा गया था, ये भी मैंने बोला था आपको। तो किस शहर का वर्णन किया गया है, तो मैंने आपको बताया था किस शहर का वर्णन, इसमें मेरठ शहर का वर्णन है बताया था। फिर मैंने आपको याद करवाया था कि देवरानी जेठानी की शादी किसने करवाई, याद करो किसने शादी करवाई, पंडित जी ने। तो इसके लेखक कौन है, पंडित गौरी दत्त। कौन है, पंडित गौरी दत्त इसके लेखक के। प्रकाशन वर्ष बताया था मैंने 1827 का प्रकाशन वर्ष। तो आप देख लीजिए जो पढ़ाया है वही से प्रश्न आपके आ रहे हैं और अभी आएंगे भी सही आपके पेपर में। अब मोहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। गोदान उपन्यास में यह कथन कौन कहता है, तो यह कथन किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है बताइए आप। होरी से धनिया ने कहा है। किसने कहा, धनिया। इसका उपन्यास की सबसे सक्षम स्त्री है, सबसे अच्छी स्त्री है। जब मैं आपको उपन्यास के पात्र बताए थे गोदान के तब बताया था। होरी की पत्नी कौन है, धनिया। अब ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में गोदान उपन्यास में कौन किसके पति पत्नी का संबंध है, पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा, धनिया, होरी, जुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसलिए जो मैंने पात्र वाली आपकी वीडियो डाली उपन्यास की ध्यान से पढ़िए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वहां पर कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो पूछा गया अब गोदान कैसे याद करना है, कौन इसके लेखक, मैंने याद करवाया ट्रिक से। प्रेम से गो का दान कीजिए, क्या बताया था मैंने, प्रेम से गो का दान कीजिए। तो प्रेम से प्रेमचंद्र इसके लेखक है, वैसे आपको याद होगा फिर भी मैंने याद करवाया क्योंकि कभी मैं ये सोच रही हूँ कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर मेरी क्लास में पढ़ रहा होगा और जो उसके अंदर डर भरा होगा यूजीसी नेट सेट को लेकर, वो सारा डर मेरी क्लास में खत्म हो जाए। तो क्या बोला था मैंने, प्रेम से गो का दान कीजिए, प्रेमचंद इसके लेखक है। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, गोदान उपन्यास का 1936, क्या है 1936। अब अगला उपन्यास है हमारा, अगला कौन सा प्रश्न पूछा गया उपन्यास से, ने दो आजाद देश की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। मेला अचल उपन्यास में उल्लेखित इस कथन के रिक्त स्थान की सार्थक पूर्ति हेतु किस विकल्प का चयन किया जाए। मेला अचल उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि इसी एक ही पेपर में मेला, अब भी देखोगे आप कितने सारे प्रश्न इस मेला अचल उपन्यास से पूछे गए हैं। एक प्रश्न तो ये हो गया। तो उल्लेखित इस कथन में रिक्त स्थान में सार्थक विकल्प क्या आएगा, तो ये कथन है, कथन किसने कहा है, यह कथन तहसीलदार ने कहा है कि 2 देश के हिंदुस्तान पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत बस 2 डेग में नाप ली है। अब ये किसका, मेलांचल उपन्यास किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब आप मैंने कैसे याद कराया था, हे नाथ कृपा कीजिए कि मेरे आंचल में कोई भी दाग न लगे। तो आंचल से मेला आंचल किसका है, नाथ से फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको याद रखना है प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1954 प्रकाशन वर्ष है ना। तो यह अब अगला है, इनमें से फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। आत्म वक्तव्य की ये पंक्तियां किस उपन्यास के उपन्यासकार की है, यह किस उपन्यास की, पहले आप बताइए। यह है
मेला आंचल उपन्यास की पंक्ति। दूसरा प्रश्न मेला आंचल से पूछ लिया गया है। यह मेला आंचल की भूमिका में कहा गया है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेट में कई बार ये पंक्ति पूछ ली गई है, सेट में भी पूछ ली गई है और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में यह पंक्ति पूछ ली गई है क्योंकि महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसलिए मैं बोल रही हूँ उपन्यासों की भूमिका है और सभी रचनाओं की भूमिकाएं आपको ध्यान से पढ़नी है। आप कैसे याद करा? मेला आंचल के लेखक कौन है? हे नाथ में कृपा कीजिए मेरे आंचल में कोई दाग ना लगे, तो नाथ से फणीश्वर नाथ रेणु, 1954 प्रकाशन वर्ष है ना। तो आपको देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है मेला आंचल से। अगला है पुरुष स्त्री को शक्ति समझ कर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन महामाया ने कहा था। आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो डायरेक्ट महामाया ने कथन कहा गया है। अब बाणभट्ट उपन्यास किसने लिखा है? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कब लिखा था? 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है ना। तो डायरेक्ट कथन से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके। अब अगला है निसंदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जगाते वह किस तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह कथन किस वक्ता का कहा गया है? तो किसने कहा है यह बताइए। पहले आप बताइए कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है ना। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये मदन मोहन ने कहा था। मदन मोहन ने कहा था कि निस्सहाय मित्रता ऐसी ही चीजें, पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जागते वह इसका भेद नहीं समझ सकते हैं। अब परीक्षा गुरु का लेखक कैसे याद करवाया मैंने कि अगर आप नेट सेट की परीक्षा पास करोगे तो आपको एक निवास स्थान मिलेगा। निवास से क्या है? श्रीनिवास दास इसके लेखक के। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। श्रीनिवास दास इसके लेखक है और मदन मोहन ने इसे कहा है। हरदयाल, ब्रजकिशोर, सिंबू दयाल, ये सभी इसके परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। 147वां चल रहा है प्रश्न हमारे। 3 प्रश्न और बचे ही। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। इस कथन में राग दरबारी के किस ने लिखा है? तो यह राग दरबारी में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन राग दरबारी में वेद जी ने कहा है कि वेद जी राजनीति से की तरह, बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे तो राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे, है ना। तो ये किसने कहा है? वेद जी का कथन है। और राग दरबारी कैसे बताया था मैंने कि लाला आई है और दरबार में बैठी है ना। तो किसका है? लाला से श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक के। राग दरबार के प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो आप ऐसे ट्रिक से मैंने आपको सारे उपन्यास के लेखक याद करवाए हैं, प्रकाशन वर्ष याद करवाए हैं, उनके पात्र याद करा। तो जिन विद्यार्थियों ने क्लास नहीं देखी आप खुद देखिए कि कितने सारे प्रश्न उपन्यास से हुबहू पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका बंटी उपन्यास की भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई है? तो विद्यार्थी मैं भी कंफ्यूज हो गई थी और मैंने ऑप्शन बांकुरा के साथ लगाकर आ गई थी क्योंकि बांकुरा के साथ से उपन्यास की शुरुआत हो रही है। पर इसकी भूमिका मैंने बोला कि भूमिका आपको ध्यान से पढ़नी है। भूमिका किस शीर्षक से लिखी गई है? तो जन्मपत्री बंटी शीर्षक से लिखी गई। मेरा प्रश्न गलत हो गया था क्योंकि मैं बांकुरा के साथ जल्दबाजी में लगाकर आ गई। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से प्रश्न पूछना पढ़ना है। मैंने ये ध्यान रख लिया कि उपन्यास की शुरुआत किस कथन से हुई है, पर यहाँ ये दिया गया है कि उपन्यास किस शीर्षक से लिखा गया है। तो जन्मपत्री बंटी शीर्षक से उपन्यास लिखा गया है। अब मैंने आपको किस याद कराया? आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? मैंने क्या याद कराया था कि आपके पड़ोस में कोई बंटी रहता होगा तो आपने कहा है कि आंटी जी आपका बंटी तो भंडारे में बहुत जाता है। क्या कहा था? बंटी आपका बंटी भंडारे में जाता है। तो मनु भंडारी कौन है? मनु भंडारी इसकी लेखिका है ना। और 1971 में इसका प्रकाशन वर्ष
हुआ था, तो अभी भी देर नहीं, आप जाकर वीडियो देखिए ना। अब हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा पर कौन सी फिल्म बनी है? देखिए, तो मैंने आपको बताया कि आप जाकर देखिए, आपकी गोदान उपन्यास पे फिल्म बनी हुई है, आपकी तीसरी कसम पर मूवी बनी हुई है। तो आप देखिए कि जिंदगी नामा पर कौन सी फिल्म बनी हुई है। खामोश पानी, गदर एक प्रेम कहानी, वीर ज़ारा या ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इस पर कौन सी मूवी बनी हुई है? वीर ज़ारा मूवी जिंदगी नामा पर बनी हुई है। अब मैंने आपको याद करवाया था, इसका लेखक कैसे याद करना है आपको कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी पूरी जिंदगी मैंने आपके नाम कर दी। तो कृष्ण से कृष्णा सोबती की लेखिका है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1975 का प्रकाशित हुआ था। 1975 में यह 1959 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। तो कृष्णा सोबती जिंदगी नामा उपन्यास की पात्र लेखिका है और वीर ज़ारा इस पर मूवी बनी थी। अब हमने सफलता से पेपर सोल्व कर लिया है। हमारा अंतिम प्रश्न चल रहा है 150वां, है ना। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कई सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर आपको इन सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष याद होगा, मैंने आपको कहा था ना कि उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष आपको क्रम से याद करने, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए, आपको यकीन ना हो तो प्रश्न पूछा गया है ना। तो प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो आपको याद हो शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 से 41। मेला अचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष क्या अभी बताया मैंने आपको? 1959। और धरती धन्ना अपना का प्रकाशन वर्ष क्या है आपका? 1972। अब आप देखिए, क्या ये ऑप्शन हमारा सही है? नहीं है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। अब आपको प्रकाशन वर्ष याद है तो आप आसानी से प्रश्नों को कर लोगे। अब देखिए, शेखर एक जीवनी सबसे पहले क्या आएगा आपका कि विकल्पों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी आएगी। तो शेखर एक जीवनी किसमें दी गई? इसमें भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो आपका ये विकल्प सही हो जाए, क्योंकि इसमें भी दिया गया था, पर यहाँ पर इन दोनों विकल्पों से हड़बड़ी हो गई है ना, आगे पीछे कर दिया। तो शेखर एक जीवनी आएगी पहले 1940-41, मेला आंचल 1954, जिंदगी धरती धन्ना अपना और जिंदगी नामा। अब धरती धन्ना अपना किसकी रचना है? जगदीश चंद्र की। मैंने याद करा है कि धरती धन्ना अपना पूरा जगत है ना, तो करवाया था मैंने कि पूरा जगत, धरती धन्ना अपना पूरा जगत आपका है। तो जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना की रचना की। जिंदगी नामा, हे कृष्ण प्रभु पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। तो कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा की रचना की, कृष्णा सोबती। मेला आंचल, हे नाथ इतनी कृपा कीजिए कि मेरा आंचल मेला ना हो। तो फणीश्वर नाथ रेणु के लेखक है। शेखर एक जीवनी है ना, तो क्या है इसकी आज्ञा? तो आज्ञा दीजिए, एक जीवन में जीना चाहता हूं। तो आज्ञा से क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से 100 प्रश्न करवाए हैं, बिल्कुल विस्तार से। अगर आपने ये तीनों क्लासें ध्यान से देख ली तो आपके 2 प्रश्न कहीं नहीं गए। साथ ही साथ आप खुद देखिए, आपको यहाँ से 10 प्रश्न रिपीट मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन से मैंने सारे विकल्पों को आपको डिटेल से पढ़ाया है। तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी कि 60% सिलेबस में आपका यूट्यूब पे करवा दूंगी, है ना। 100% की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं इतना करूंगी आपके लिए कि आप अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। तो आपको तीनों, आप खुद देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको तीनों पेपर करवाए हैं। आप जिन विद्यार्थियों ने पेपर 1 की वीडियो नहीं देखी हो, तो पेपर 1 भी मैंने इसे डिटेल से यूजीसी नेट का, एमपी सेट का 2024 का जो मेरा खुद का पेपर था, और 2022 का, है ना, 25-25 क्वेश्चन की 2 क्लासों में मैंने पूरा डिटेल से करवाया है। और ये भी मैं चाहती तो एक क्लास में मैं करवा देती डायरेक्ट ऑप्शन करवा के। बहुत सारे टीचर ने आपको करवाया भी, पर मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं आपको डिटेल से पढ़ाना चाहती थी, है ना। तो पूरा डिटेल से मैंने आपको पेपर करवाया है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपको कैसी लगी पेपर हल करवाना? अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा
2024 को पेपर को लेकर, तो मैं 2022 का पेपर भी आपको करवाऊंगी ऐसे ही पूरा डिटेल से, है ना। और वो तो बहुत आसान पेपर आया था 2022 का, आप खुद देखोगे कि 2022 और 2024 के पेपर में कितना अंतर है। पूरा पेपर का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, आप खुद देखिए पेपर पर कहीं जगह ही नहीं बची, हमने इतने अच्छे से 2024 का पेपर कराए। अब आप खुद देखना 20 से 25 प्रश्न आपके इस क्लास से रिपीट होंगे, इन तीनों क्लासों से, अगर आपने ध्यान से तीनों क्लासेस देखी है तो, है ना। अब आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी जो क्लासेस आपने नहीं देखी यूनिट 2 की जो मैंने क्वेश्चन की करवाई वो भी आपको देखना है, पेपर 1 में आपको पढ़ा रही वो देखना है, और आपको क्या करना है कि ये यूनिट 1 की जो क्लासेस मैंने डाली है वो देखनी है। अब मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए, 40 क्वेश्चन आज करवाए, तो आप मुझे बताओगे कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो ये सब आपको करना, सबके कमेंट मुझे मिलने चाहिए जितने भी स्टूडेंट क्लास देखेंगे, है ना। ना तो आप क्लास को लाइक करते हो, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, अगर ये कंटेंट आपको पेड क्लास में मिलता तो आप पैसे देकर अच्छे से पढ़ लेते, हैं ना। तो आपको कंटेंट में फ्री में दे रही हूँ, तो आपको बस मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपको बताना है आपके कितने नंबर आए हैं इन पेपर में से, 100 क्वेश्चन में सब आपके कितने नंबर आए हैं ना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप बोलोगे 2022 का पेपर भी मैं आपको सोल्व कराऊं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं करवाऊंगी। और आपको पात्रों की क्लासें देखनी है, नेट नाटक की उपन्यास खुद देख लीजिए, प्रश्न बताए मैंने और आए भी है, इससे आपकी परीक्षा में आएंगे। जो नेट वालों को भी क्लासें देखनी है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, राधे राधे।